हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। और हम फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर हैं जो कि यूनिट सेकंड आपकी सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स और अणुओं का सरल बंधन सिद्धांत। हम लेक्चर 7 में आपकी इसमें शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एमओटी हमारा जो टॉपिक था चल रहा था उसमें हम नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपने और लेक्चर्स नहीं देखे, यूनिट फर्स्ट नहीं देखी, तो डिस्क्रिप्शन लिंक बनना। अगर आपको कोई अदर चैप्टर देखना है तो आपको चैप्टर का नाम लिख के आपको चैनल का नाम स्टडी में लिख दीजिए, आपको फुल नोटिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हम 3 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा परमाणु कक्षकों की संयोजन की शर्तें। तो वो शर्तें क्या होती हैं जान लेते हैं। बे ही परमाणु की कक्षकें, या आप इसकी जगह लिख सकते हैं वही। ठीक है, तो वही परमाणु की कक्षकें आपस में संयोजन करती हैं या कंबाइंड होती हैं जो निम्न शर्तों का पालन करती हैं। क्या क्या? पहली शर्त हमारी, संयोजन करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। इसलिए 1s परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु की 2s परमाणु कक्षक से संयोजन करके आणविक कक्षक नहीं बनाती। इसका मतलब देखो नॉर्मल सा है। कभी आपने ऐसा देखा है कि 1s2 और 2s2? ठीक है, आपने ओके, तो आपने अभी तक दो चीजें देखी हैं। मैंने आपको हाइब्रिडेशन सिखाया था, मैंने आपको। तो आपने हाइब्रिडेशन कभी ऐसा देखा कि 1s2 2s2 और आगे सच 2po E0 है? तो कभी आपने ऐसा कि इस ऑर्बिट के साथ हम कोई काम कर रहे हैं, इस ऑर्बिट के साथ कोई कॉम्बिनेशन कर रहे हैं? नहीं ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 2s2 आपकी श्रृंखला है जो आपकी पद से पहले जो होती है, मतलब जैसे हम अगर एग्जांपल समझें कि 1s परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु के 2s परमाणु कक्षक से संयोजन नहीं कर सकता। ठीक है, सेकंड हमारा, संयोजन करने वाले परमाणु कक्षकों के बीच ओवरलैपिंग एक निश्चित सीमा में होनी चाहिए। जो अतिव्यापन करते हैं वो हमारे एक निश्चित सीमा के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा, संयोजन करने वाली समिति एक समान होनी चाहिए। जो उसकी ज्योमेट्री समिति है वो आपकी आइसोमेरिज्म जो है हमारी एक समान होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल। जो आपकी फॉर्मेशन होता है, निर्माण ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जो आणविक मॉलिक्यूल आपके उनका निर्माण कैसे? तो जब दो परमाणु कक्षकें आप परस्पर संयोजन करती हैं, मान लो जब दो परमाणु कक्षकें परस्पर संयोजन करती हैं तो इनकी ओवरलैपिंग के फलस्वरूप दो प्रकार की मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। जानते हैं कौन कौन सी? पहली वाली सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल। पहली क्या? सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये क्या होती है हमारी, समझ लेते हैं। सिग्मा मॉलिकुलर मींस आणविक कक्षक। मॉलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर ओवरलैपिंग से शुरू होता है। जब आपकी दो ऑर्बिटल्स लीनियर ओवरलैपिंग रेखी करती हैं इस टाइप से, मान लो कोई एक है, मैं ले लेता हूँ, ये कोई प्लस ऑर्बिटल, या अपन क्या लीनियर ओवरलैपिंग कर रही है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, पार्श्व होता है। याद रखिए, मान लो ये मैंने कोई पी कक्षक ले लिया, पी ऑर्बिटल की लाइन ले ली, उसमें इस टाइप से इसको शो कर दी, तो आपकी पार्श्व स्थिति होगी। क्या होगी? पार्श्व स्थिति। और ये आपकी लीनियर स्थिति। दूसरा हमारा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण दो परमाणु कक्षकों के पार्श्वी ओवरलैपिंग द्वारा होता है। ठीक है, उसका हमारे टॉपिक रह जाता है बॉन्ड एंगल बंद कोटि, जो कि थोड़ा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहीं पर, तो मैंने सोचा आपको यहीं पर क्लियर करा दूं। तो किसी मॉलिक्यूल में परमाणु के बीच बॉन्ड ऑर्डर को निम्न प्रकार द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। कैसे? किसी कोवेलेंट सहसंयोजी मॉलिक्यूल में बॉन्ड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, बीएमओ का मतलब मैंने बताया था, बॉन्ड मॉलिकुलर ऑर्बिटल उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा एंटी बॉन्ड मॉलिकुलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के अंतर के आधे को मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का हमारा फॉर्मूला लगे बराबर 1/2 इसका आधा, और अंतर हमने एन वी माइनस एन वी को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ बॉन्ड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और एन हमारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। सेवंथ हमारा आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। तो आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ऊर्जा के किसके बढ़ते हुए क्रम में। दूसरा हमारा एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हुंस रूल्स के आधार पर भरे जाते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु। देखो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्या आते हैं, इसमें क्या होता है, आपको जैसे मैं मान लूँ कोई भी आपको एक मॉलिक्यूल दे है, जैसे आपको एन मॉलिक्यूल्स दे रखा है, तो एन मॉलिक्यूल्स आपके पूछेंगे इसकी एमओटी की स्थिति बताइए, एमओटी के आधार पर इसको प्रभावित कीजिए। तो इस टाइप के लगभग 4 या 5 आपके जो टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो आपकी लेक्चर 8 या जो आपकी होगा
उस लेक्चर को जो मैं कराने वाला हूँ ना यार, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना अगले लेक्चर में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उसको वीडियो को बिल्कुल मिस कर मत करना तुम। तो एन मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल निर्माण एन व ओ एटम के संयोजन के द्वारा होता है। एन का परमाणु क्रमांक 7 व ओ का परमाणु क्रमांक 8 होता है। एन तथा ओ के इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो मैंने यहाँ के इलेक्ट्रॉन विन्यास इशू करती है। इसका जो फिगर है ना आपको साथ में ही समझाऊंगा, याद रखिए मैंने हल्की सी आपकी सवाल जानकारी दे दी है कि एन तथा ओ के नाभिकीय आवेश में अंतर होने के कारण इनके नाभिक अपने आपस इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न आकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, तो इसको आप हल्का सा ही पढ़ लीजिए, जो आपको मैं आगे कराऊंगा ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है, मैं अपने खुद कह रहा हूँ, बिल्कुल भी इस चीज़ को मिस मत करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको होने वाला है। उसका हमारा एक रह जाता है इसमें लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है ना वो कराऊंगा मैं। फिलहाल लास्ट टॉपिक हमारा वेंट्स रूल। तो हमारा वेंट्स रूल क्या होता है, काफ़ी पूछा जाता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसको समझ लेते हैं। तो ये नियम बेंट के द्वारा 1926 में दिया गया। इस नियम के अनुसार, इस नियम के आधार पर अणुओं के केंद्रीय परमाणु के संकर कक्षक का मतलब क्या है, जब हम उसको हाइब्रिडेशन कराते हैं तो हमारा क्या होगा, संकर कक्षक हो जाती है, तब प्रतिस्थापी के विद्युत ऋणात्मक में संबंध को स्पष्ट किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार इसकी परिभाषा लिखेंगे क्या है हमारी, तो अधिक विद्युत ऋणात्मक प्रतिस्थापी की वरीयता अक्ष की ओर निर्देशित होती है। इसका मतलब है कि जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होते हैं उनकी जो प्रतिस्थापी या स्टेबिलिटी की जो वरीयता है वो हम अक्ष की ओर देते हैं, निर्देशित करते हैं, जबकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निरक्ष की ओर प्रदर्शित होने के कारण वरीयता देते हैं। तो देखो यार, अक्ष और निरक्ष, जब मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें पता चलेगा अक्ष निरक्ष क्या होता है और वरीयता हम कैसे देते हैं, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इस प्रकार ये नियम ट्राइगोनल बाय पैरामिडल ज्योमेट्री को स्पष्ट करने में उपयोगी है। कौन सा, ट्राइगोनल बाय पैरामिडल ज्योमेट्री को स्पष्ट करने में उपयोगी है, तथा इस नियम के आधार पर विभिन्न इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व या परमाणुओं की और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। ठीक, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लिख दें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रयोगों के आधार पर ज्ञात होता है कि कम विद्युत ऋणात्मक प्रतिस्थापी निरक्षीय स्थिति को ग्रहण करते हैं, जबकि उच्च विद्युत ऋणात्मकता प्रतिस्थापी अक्षीय स्थिति को ग्रहण करते हैं। ये थोड़ी लाइन है ना, ये थोड़ा याद रखना कि जो कम विद्युत ऋणात्मक प्रतिस्थापी होते हैं वो निरक्षीय स्थिति को ग्रहण करते हैं, जबकि उच्च विद्युत ऋणात्मक हम एस ऑर्बिटल के आधार पर देते हैं। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल के आधार पर वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है। तो एस ऑर्बिटल के आधार पर इसको वरीयता देते हैं कि कौन सा तो कितना विद्युत ऋणात्मक है कितना विद्युत नहीं है। ठीक है, तो इतना ही है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली ना बिल्कुल मिस मत करना है, क्योंकि बहुत मेहनत से आपको जो नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करूँगा और आपको समझाने वाला हूँ, और वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है इसी चैप्टर से, जो वही पूछा जाता है। फिलहाल जो नोट्स से वो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।